नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक इन दिस सेगमेंट ऑफ स्नेहा क्लासेस। रात ही वीडियो डाला था मैंने और मुझे विश्वास है कि भले ही आपको मेरी कहानी रोचक ना लगी हो, लेकिन आपको यह सीख तो जरूर मिली होगी कि हमें वक्त के अहमियत को पहचानना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा समय बर्बाद बिल्कुल ना जाए। गाइस, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि आप मुझे शिक्षक ना समझें, आप ऐसा समझें कि मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ और चूंकि मैं उन क्लासेस को पार कर चुका हूँ तो मुझे विश्वास होता है, मुझे ये उम्मीद होती है अपने आप से कि मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकता हूँ कि किसी एवरेज स्टूडेंट को भी किस कंटेंट में या किस चैप्टर में या किस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरा प्रयास ये होता है कि मैं उन दिक्कतों को काफी सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। वास्तव में शिक्षक तो वो होते हैं जो ज्ञान का सागर होते हैं और हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए सबसे आपको जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि आप सभी समझदार हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने शिक्षकों का या शिक्षकों का आदर सम्मान करें। वो वास्तव में सम्मान डिजर्व करते हैं, दे आर रिस्पेक्टेड, है ना। तो उनका सम्मान करना चाहिए हम सबको। गाइस, जो मेरा आज का ये कंटेंट है वो है टर्म वन के जो सोशल स्टडीज में हिस्ट्री का जो सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, वो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हिस्ट्री को भी समझा जाए। जब होता क्या है कि हमारे ब्रेन में यहाँ एक कहानी होती है, हमारे ब्रेन में बैकग्राउंड होता है, तो चीजें आसानी से क्लियर हो पाती है, फिर हमें दिक्कत नहीं होता आंसर करने में। आजकल ऐसा बहुत देखा जाता है कि बहुत सारी क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, लेकिन जब आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो एक्चुअल जो कंटेंट होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका सही और सटीक एक्यूरेट आंसर जिसे कहते हैं कोर एरिया पे लिखना, वो नहीं लिख पाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ कि जब वो क्लास में होते हैं या जब वो लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटका हुआ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो आपके पास आपकी कोशिश जरूर हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि आपने कौन से ऑप्शन पे टिक आउट किया था, और कामना करता हूं कि आप लोग बेहतर मार्क्स लेकर आए। मेरा यह भी मानना है कि जो ये हिस्ट्री टर्म का एग्जाम हो गया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनका, मेरा यह भी मानना है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। फिर चाहे आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस को ही ले लें या उनके बुक्स को ही ले लें, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। तो चलिए अब बिना समय गवाए आ जाते हैं पॉइंट पर। तो जो हिस्ट्री टर्म का पहला क्वेश्चन था आप लोगों का वो ये था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के किस देश से इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो जब सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बोला जाता है तो इसका मीनिंग होता है 1750 के आसपास का समय, है ना। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उस दौरान यूरोप में कई शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे। जैसे उदाहरण के लिए, एक एग्जांपल के लिए हॉलैंड ले लें आप, या आपके ऑप्शंस में भी गिवन है फ्रांस ले लें आप, ठीक है। ये काफी शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, भले ही ये उद्योगों में आगे रहे हों, लेकिन हुआ क्या था दरअसल कि एक ऐसा राष्ट्र था यूरोप के अंदर जो नक्शे पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा आपको, यूरोप से थोड़ा सा बाहर दिखेगा। इंग्लिश चैनल के आसपास इंग्लिश चैनल है, वहीं पर आपको वो दिखेगा, लेकिन वो यूरोप के कॉन्टिनेंट से आपको थोड़ा बाहर दिखेगा। जो जहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और भी कई फैक्टर्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, है ना, राजनीतिक जो अस्थिरता थी, वो सारे गुण वहाँ विद्यमान थे।
इसलिए आप पाएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण की शुरुआत हॉलैंड या फ्रांस जैसे शहरों से या राष्ट्रों से ना होकर इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो इंग्लैंड होना चाहिए, ऑप्शन डी। फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इसके अन्य भी कई कारण थे, जैसे पावरफुल नेवल फोर्स, बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति भी एक खाका तैयार कर रही थी वहां औद्योगिकीकरण की शुरुआत की, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लैंड, ऑप्शन डी। योर सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच type of governments were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1915। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सरकार की प्रणाली काम कर रही थी यूरोप के देशों में नेपोलियन के हार के बाद, और वो हारा कब था? 1815, सॉरी यहाँ मैंने 1915 गलती से लिख दिया था, 1815 है ना, डिफीट ऑफ नेपोलियन। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजों को समझा सकूं, ताकि फर्दर अगर आपके पास कभी दोबारा ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप चीजों को क्लियर कर पाए, और एक स्टोरी भी आपके दिमाग में रहे तो फिर आप उन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि यहां भी नेपोलियन है और इसके ठीक इमीडिएट जो नीचे क्वेश्चन है वहां भी नेपोलियन है, तो मैं आपको इस कैरेक्टर से वाकिफ करवा दूं एक बार कि नेपोलियन थे कौन। देखिए, जब आप हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये ठीक ठाक इंसान थे। थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि ये सत्ता के भूखे थे, ये लग सकता है आपको कि शक्ति के भूखे थे, हंगर ऑफ पावर, है ना, इनके अंदर थी, शक्ति की भूख थी, लेकिन ओवरऑल पाएंगे आप ठीक ठाक व्यक्ति थे। साथ ही एक समय में आप ये भी पाएंगे कि नेपोलियन पूरे यूरोप का एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। एक समय ऐसा भी था जब कि नेपोलियन फ्रांस का एम्पायर भी था, ही वाज द एम्पायर ऑफ फ्रांस, और उसी समय आप ये भी पाएंगे कि ही वाज द किंग ऑफ इटालियन स्टेट्स, वो इटली के राज्यों का राजा भी था। उसी समय आप ये भी पाएंगे कि वो राइन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो था, राइन राज्य संघ जिसे कहते हैं हम लोग, उसका प्रधान भी हुआ करता था, हेड भी हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा, जो इटली का राजा भी हो, फ्रांस का सम्राट भी हो और राइन संघों का प्रमुख भी हो, है ना। तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था नेपोलियन, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल बिलीफ थी, वो ऐसी थी कुछ कि इनका मानना था, ये विश्वास करता था कि गवर्नमेंट should be for the people but not by the people। इनका ये मानना था, इस कैरेक्टर के हिसाब से, कि ये चाहते थे कि सरकार तो जनता के लिए हो, लेकिन वो जनता के द्वारा ना हो, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार ना हो। आपने अपने बुक में, क्लास 10 की बुक में नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड के बारे में भी सुना होगा या पढ़ा होगा। 1804 के आसपास आया था, जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी। उस समय जो प्रमुख एक दो बिंदु हैं, मैं जरा उस पर चर्चा कर देता हूं नेपोलियन को लेकर। तो आप उसके कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता हो, वह व्यक्ति जो सारे प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात करता हो, जो जन्म से विशेष अधिकार मिलते हैं उनको खत्म करने की बात करता हो, अर्थात एक तरह की इक्वलिटी हो गई होगी, तो वह व्यक्ति कैसा रहा होगा आप समझ सकते हैं। ये इतना पावरफुल था कि अकेले किसी भी कंट्री में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इसको हरा सके, नेपोलियन को हरा सके, है ना। इसलिए नेपोलियन को हराने के लिए कई कंट्रीज को एक साथ आना पड़ा था, तब जाकर वो नेपोलियन को हरा पाए थे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यही है, which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? 1815 में इनमें से किन देशों के समूह ने एक, आप समझ लो ना कि एक ग्रुप बनाकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं
कि जब तक नेपोलियन थे तो वो तो इस बात में विश्वास रखते थे कि सत्ता की शक्ति उनके हाथों में निहित हो, उनके हाथों में रहे। तो कभी कभी जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे वो डिक्टेटर रहे या डिक्टेटर हो, है ना। लेकिन जब उनकी हार हो गई तो जो यूरोप के अंदर राष्ट्र थे, जैसे कि आप एक चीज और समझो कि जब नेपोलियन हुआ करता था तो एक समय ऐसा भी आया, मैं 1807 के आसपास की बात कर रहा हूं, जब उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, है ना, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था यूरोप के अंदर, उसको हरा दिया। प्रूशिया को हरा दिया, जिसे आप हिंदी में प्रशा कहते हैं, उसे भी हरा दिया। और एक जो शक्ति थी रशिया, उसे अपना दोस्त बना लिया। फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तिलसित की संधि, उसमें आपके पढ़ेंगे कि वो रशिया को अपना मित्र बना चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति जो ऑस्ट्रिया प्रूसिया जैसे राज्यों को हरा सकता था, रशिया जैसे राष्ट्र को अपना मित्र बना सकता था या बनने के लिए मजबूर कर सकता था, वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली रहा होगा, है ना। तो जब इनकी हार हो गई तो यूरोप के अंदर के जो राष्ट्र थे या राज्य थे, उनकी सरकारें, आपने अपनी किताबों में पढ़ी होंगी, फिलहाल मैं इसका आंसर करता हूं आपको, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट काम कर रही थी वहां। नेपोलियन की हार के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट काम कर रही थी वहां। अब जरा कंजर्वेटिव पर फोकस करते हैं एक मिनट के लिए कि कंजर्वेटिव एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इसका। तो कंजर्वेटिव का आप अगर सीधा मीनिंग समझें तो ये समझें कि वो लोग, ऐसे लोग, द पीपल हु सपोर्टेड नोबिलिटी एंड मोनार्क, जो मोनार्क को सपोर्ट करते थे, नोबिलिटी को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोग कंजर्वेटिव कहलाते थे, है ना। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म जो होता है वो एक मॉरल फिलॉसफी है जिसमें कि ज्यादा बल दिया जाता है ट्रेडिशनल वैल्यूज को, है ना, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, इनको वैल्यू ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसे ही इस तरह की सरकारें ही नेपोलियन के हार जाने के बाद पूरे यूरोप में काम कर रही थी। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपके हिस्ट्री का, टर्म 1 के एग्जाम का, वो ये होना चाहिए कंजर्वेटिव। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने हिंदी पहले ही क्लियर कर दिया है, तो अब मैं आपको जरा सा नेपोलियन के कोलैप्स या डिक्लाइन की तरफ लेकर चलता हूं, जहां पे कि नेपोलियन की हार हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये 10th क्लास की क्वेश्चन है, अदरवाइज जैसे अगर ये सीनियर क्लासेस की होती तो एक और कंट्रीज में शामिल होता। मैं एक बस साइड में लिख देता हूं, स्वीडन, ये भी शामिल होता है इसमें, ठीक है। लेकिन चूंकि ये क्लास 10 की है तो आप अभी से भूल जाएं, स्वीडन को भूल जाएं। सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये चीजें। 1 मार्च 1814, 1 मार्च 1814 को एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ चौमोंट बोलते हैं, हिंदी में सोमेंट की संधि और अंग्रेजी में ट्रीटी ऑफ चौमोंट। उस संधि में प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन और स्वीडन शामिल था। इन सारे कंट्रीज ने आपस में एक संधि की थी और उस संधि का सबसे प्रमुख बिंदु यही था कि वह नेपोलियन से तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि नेपोलियन की हार ना हो जाए। एक प्रमुख बिंदु उस संधि का यह भी था कि कोई भी राष्ट्र, इनमें से कोई भी देश नेपोलियन से अकेले यूनिलैटरली कोई ट्रीट नहीं करेगा, संधि नहीं करेगा, जब तक कि सभी मिलकर ना करें। तो इस संधि के दौरान ये 4 राष्ट्र जो ए ऑप्शन में ही आपके दिए हुए हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, आपस में इन लोगों ने संधि की और फिर नेपोलियन को समुद्र में खदेड़ दिया, दबा दिया, है ना। एक्चुअली जब नेपोलियन की हार की बात होती है तो एडवोकेटर्स बताते हैं, जब आप सीनियर क्लासेस की बुक्स पढ़ेंगे तो आप अपने भी सुझाव बना पाएंगे, तो बताते हैं कि नेपोलियन की हार की सबसे बड़ी कारण यही थी कि वह नौसैनिक शक्ति में कमजोर था।
और उसी समय ब्रिटेन या इंग्लैंड कह लो आप नौसैनिक शक्ति में बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो वो एक बड़ी वजह बन गई थी। देखो फ्रांस की जो थल सेना थी, थल शक्ति थी उसकी, वो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन नौसैनिक शक्ति उसकी कमजोर थी, इसलिए वो समुद्र में कमजोर था और नेपोलियन की हार की एक बड़ी वजह वह भी थी। बाद में और भी कई कारण हैं इसके, लेकिन मैंने एक पॉइंट आपके सामने रख दिया है, बस एक हिंट कर दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है गाइस, तो अगले सेगमेंट में मिलते हैं हम लोग फिर, जहां क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही थोड़ा डिटेल कर आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो क्लास 10 के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद सिद्ध होगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जो कोरोना को लेकर प्रिकॉशंस है उसका पूरा पालन करते रहें। और साथ ही एक विनती भी करूंगा आप लोगों से कि एक जिम्मेदार नागरिक की सारी भूमिकाओं को अदा करें और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी, अपने काम के क्षेत्र में भी और अपने दैनिक जीवन के क्षेत्र में भी। जय हिंद।